अ और अ, अ और अ किस श्रेणी में आते हैं? ये ह्रस्व अ और अ किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए ह्रस्व स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी विदेशी स्वर। तो विदेशी स्वर कोई होगा नहीं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, छोटा ऊ और री। ये चार जो हैं ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर या सजाती स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर या विजाती स्वर। तो ये तीन, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, मूल दीर्घ स्वर हैं। और ये चार, ए, ऐ, ओ, औ, संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। तो संयुक्त दीर्घ, यही इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी संयुक्त दीर्घ स्वर। ए और अ कौन से स्वर हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी। यदि इसका एक ऑप्शन और होता बी प्लस सी तो ज़्यादा सही उत्तर होता। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? हमारा अगला क्वेश्चन है, केवल दीर्घ स्वर कौन से हैं? ऑप्शन ए अ, ई, उ, ऑप्शन बी आ, ई, बड़ा ऊ, ऑप्शन सी छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऑप्शन डी अ। तो ऑप्शन ए ये लघु स्वर है, लघु स्वर है ये, तो ये वाला होगा नहीं। ऑप्शन बी यही सही उत्तर होगा। इसमें सभी दीर्घ स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और ऑप्शन सी ये पहला छोटी ई है, इसलिए ये लघु स्वर होगा, तो ये वाला होगा नहीं। और ऑप्शन डी ये भी लघु स्वर है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के वर्गीय व्यंजन किस आधार पर बने होते हैं? लेखन के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर, शब्द रचना के आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो वर्गीय व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क वर्ग के व्यंजन कहाँ से उच्चारित होते हैं? ऑप्शन ए तालु से, ऑप्शन बी कंठ से, ऑप्शन सी दंत से, ऑप्शन डी मूर्धा से। तो एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह
अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। अ कु ह विसर्ग, अ से अ प्लस आ, अ प्लस आ, कु से क वर्ग, क वर्ग, और ह से ह, और विसर्ग से विसर्जनीय नाम से विसर्ग, अ प्लस आ और क वर्ग मतलब होता है क ख ग घ अंग, और ह का है ही ह वर्ण, और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा, आ का कंठ होगा, ह का कंठ होगा, विसर्ग का कंठ होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्गीकरण बताइए, अर्थात घ को क्या क्या कर सही वर्गीकरण है। ऑप्शन ए अल्प प्राण अघोष, ऑप्शन बी महाप्राण घोष, ऑप्शन सी अल्प प्राण घोष, ऑप्शन डी महाप्राण अघोष। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब होता है श्वास या प्राणवायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास लगे या कम प्राण लगे तो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इसके अलावा सभी स्वर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो घ जो है वो क वर्ग का चौथा वर्ण है, तो अल्प प्राण तो होगा नहीं, क्योंकि अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। उसके अलावा य, र, ल, व होता है। उसके अलावा सभी स्वर होते हैं, तो अल्प प्राण होगा नहीं, इसलिए ये वाला कट जाएगा, ऑप्शन ए। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में महा मतलब होता है अधिक, प्राण मतलब होता है प्राणवायु या श्वास लगे। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास लगे उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। कौन कौन से? दूसरे और चौथे वर्ण। उसके अलावा ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? स, ख, स, ह, स, ख खटकोड़ वाला, उसके बाद छोटा सा, उसके बाद बड़ है। तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? दूसरा, चौथा, स, ख, स, ह। तो घ कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है, और महाप्राण में भी चौथा वर्ण होता है। तो ये ऑप्शन बी महाप्राण तो होगा। अब चलिए मिला लेते हैं कि घोष है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं घोष और अघोष किसे कहते हैं। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में अ बोले लास्ट में, जैसे अ तो वैसे सभी में बोलता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से
किस में ज़्यादा अ बोल रहा है उसे माना जाता है। तो अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? पहला, सभी वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाते हैं। और इसके अलावा घोष वर्ण किसे कहते हैं? सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष, या इसे सघोष भी कहते हैं। तो अघोष, घ कौन सा वर्ण है? चौथा। तो ये अघोष तो होगा नहीं, क्योंकि अघोष में पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो अघोष, ये चौथा ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि इसमें अघोष है, महाप्राण तो है घ, लेकिन अघोष नहीं, इसलिए चौथा ऑप्शन कट जाएगा और ये घोष वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है छ किस प्रकार का व्यंजन है? हमारा अगला क्वेश्चन है छ किस प्रकार का व्यंजन है? छ घोष वर्ण है, छ महाप्राण है, छ अल्प प्राण है, छ नासिक्य है। तो अभी हमने पढ़ा है घोष, महाप्राण, अल्प प्राण। घोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और नासिक की ध्वनि कौन कौन सी होती हैं? इ, अंग, ड़, न, म। तो चलिए देख लेते हैं छ कौन सा वर्ण है। छ च वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो ये कौन सा हो जाएगा? घोष तो होगा नहीं, क्योंकि घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। तो ये दूसरा वर्ण है, तो दूसरा वर्ण इसमें है नहीं, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो दूसरा होता है और चौथा, तो दूसरा है, ये महाप्राण हो जाएगा। और अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अभी हमने बताया इ, अंग, ड़, न, म नासिक की ध्वनियाँ होती हैं। तो यही 5 वर्ण इ, अंग, ड़, न, म नासिक के हैं। तो र जो है वो नासिक के नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स किस वर्ग में आते हैं? नासिक में, ऊष्म में, स्पर्श में, व्यंजन में। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स, ख, स, ह ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा कंठ होते हुए भी वर्गीय नहीं है? पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो जिसका उच्चारण कंठ तो है लेकिन
वह वर्गीय व्यंजन में नहीं आता। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, इन्हें वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है ह, ऑप्शन सी है ख, ऑप्शन डी है ग। तो क जो है, क तो वर्गीय व्यंजन में आएगा, ख भी आएगा, ग भी आएगा, लेकिन ह नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छ का शुद्ध विघटन है, अर्थात छ किन किन वर्णों से मिलकर बना है? क और छोटे सा से, ख और खटकोड़ वाले सा से, हमारा अगला क्वेश्चन है, छतरी वाला छ का शुद्ध विघटन है। छ का शुद्ध विघटन है। क और स से, क और खटकोड़ वाले स से, ख और छोटा सा, क और बड़ा सा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छतरी वाला छ क प्लस खटकोड़ वाले स से बनता है। इसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। क पर हलंत होगा। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन और कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। त्र किन किन वर्णों से बना होता है? त्र जो है त और र से। ज्ञ किन वर्णों से बना होता है? ज और ञ से। स्र किन वर्णों से बना होता है? बड़ा सा और र से। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन ए ज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञ ये वाला, ऑप्शन सी ज और ञ, ऑप्शन डी ज्ञ। तो व्यवहारिक हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ऑप्शन बी ये वाला ज्ञ होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्वर का उच्चारण कंठ, तालु और दंत तीनों स्थानों में से नहीं हो सकता? अर्थात ऐसा कौन सा स्वर है जो न तो कंठ से बोला जाएगा, न तो तालु से और न ही दंत से? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है बड़ी ई, ऑप्शन डी है री। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और उसके अलावा अ जो है ये कंठ से बोला जाएगा, छोटी ई तालु से बोली जाएगी, बड़ी ई भी तालु से बोली जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो एक सूत्र है, ईचु यसा नाम तालु, ई चू यसा नाम तालु।
तो आइए हम इसे समझते हैं ये क्या कह रहा है। ई से ई प्लस ई, चू से चा वर्ग चा छा जा य से य और सा से बड़ा सा। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम देख लेते हैं मूर्धा से और कौन कौन से वर्ड उच्चारित होते हैं। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? चलिए इस सूत्र से हम देखते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो चलिए हम इसे समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। री से री, टू से ट वर्ग, खटकोड़ वाले सा से ये खटकोड़ वाला सा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो री ट वर्ग मतलब होता है ट ठ ड ढ अड़ा, और खटकोड़ वाला सा, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और इसके अलावा र, ये र, री टू र, फिर खटकोड़ वाला सा, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग और अ क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो अंग और अ को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। अयोगवाह किसे कहते हैं? जो न तो स्वर हो और ना ही व्यंजन, ये स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं, अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। और अह को अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक। अनुसार अंग का उच्चारण नासिका से होता है और अ का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। अनुनासिक का मतलब होता है मुख प्लस नासिका मतलब नाक से। तो अ का उच्चारण मुख प्लस नाक से होता है और अंग का उच्चारण नासिका से होता है। एक सूत्र है अनुस्वार नासिका, तो अंग का उच्चारण नासिका से होता है। नासिका अनुसार है। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है? विसर्ग के लिए होता है, अनुनासिक स्वर के लिए होता है, घोष के लिए होता है, महाप्राण के लिए होता है। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग अनुनासिक स्वर के लिए होता है।
विसर्ग के लिए नहीं होता, चंद्र बिंदु ये वाली है। अनुनासिक मतलब होता है कि जिनका उच्चारण हम मुख और नाक दोनों से करते हैं तो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो विसर्ग नहीं होगा, घोष नहीं होगा, महाप्राण नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, कंठोष्ठ है और मूर्धा है। तो एक सूत्र है, ओदैतो कंठ ओष्ठव। ओदैतो मतलब होता है ओ और औ। तो ओदैतो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ओष्ठ दोनों। हम सूत्र लिख देते हैं, ओ दैतो कंठ ओष्ठ ओदैतो का मतलब हो गया ओ, दैतो मतलब होता है ओ दैतो मतलब दोनों, ओ और औ ये दोनों कंठोष्ठ, इनका उच्चारण कंठोष्ठ होता है, कंठ और ओष्ठ। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केवल वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए क ख ग, ऑप्शन बी य र ल, ऑप्शन सी स ख स, ऑप्शन डी ह व र। तो वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक इन्हें वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। तो ऑप्शन पहला ही सही होगा, क ख ग ये वर्गीय व्यंजन है, य र ल ये अंतस्थ व्यंजन है, स ख स ये ऊष्म व्यंजन है और ह व र ये होगा नहीं क्योंकि ये मिक्स है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड और ढ क्या कहलाते हैं? संयुक्त कहलाते हैं, उच्छिष्ट कहलाते हैं, वर्गीय कहलाते हैं, विदेशी कहलाते हैं। तो ड और ढ उच्छिष्ट कहलाते हैं। इन्हें द्विगुणित या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण या ताड़नजात। ताड़नजात का मतलब होता है जब जीभ ऐसे झटक देती है तो उसे ताड़नजात कहते हैं। जैसे अड़ा बोलो तो अड़ा जीभ अचानक से झटक उठती है तो उसे ताड़नजात कहते हैं। तो ड और ढ को क्या क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं और ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ह व्यंजन किस श्रेणी का है और इसका स्वर वर्ग क्या है? ह ऊष्म और घोष है, ह स्पर्श और अघोष है,
ह अंतस्थ और घोष है, ह नासिक्य है। तो ह किस श्रेणी का है? उसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? स, ख, स, ह। तो ह उसमें है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। घोष भी है, देख लीजिए घोष कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। और स, ख, स, ह। तो ह उसमें भी आ जाएगा और उस व्यंजन में भी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन बी, स्पर्श क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होता है। अघोष कौन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा। और सी वाला अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। और नासिक कौन कौन से हैं? इ, अंग, ड़, न, म। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन किस श्रेणी में आते हैं? तो अभी हमने पढ़ा री टू रसाणाम मूर्धा। तो री और टू मतलब ट वर्ग। तो मूर्धन्य व्यंजन ट वर्ग श्रेणी में आएंगे। तो ये ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त, थ, द, ध, न ये दंत होगा। प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ होगा। और क, ख, ग, घ, अंगा ये कंठ होगा। महाप्राण और अल्पप्राण व्यंजन में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए उच्चारण स्थान, ऑप्शन बी उच्चारण की शक्ति, ऑप्शन सी स्वराघात, ऑप्शन डी नासिक। तो महाप्राण और अल्पप्राण में मुख्य अंतर उच्चारण की शक्ति होगा कि कितना महाप्राण होता है कि कितनी सांस लग रही है, अधिक सांस लगना। और अल्पप्राण होता है कम सांस लगना। तो मुख्य इसका अंतर होगा उच्चारण की शक्ति। क और ख में भेद किस आधार पर है? उच्चारण स्थान के आधार पर, घोष और अघोष के आधार पर, महाप्राण और अल्पप्राण के आधार पर, स्वराघात के आधार पर। दोनों ही कंठ वर्ण हैं, क और ख दोनों ही कंठ वर्ण हैं। और ये ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्योंकि अघोष तो हैं दोनों, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, लेकिन घोष नहीं है। घोष कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा, ऑप्शन ए भी कट जाएगा, स्वराघात नहीं होगा। और ऑप्शन सी महाप्राण और अल्पप्राण, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क जो है क अल्पप्राण है। और अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। तो क अल्पप्राण हो गया और ख जो है महाप्राण है। ख दूसरा व्यंजन है तो वो महाप्राण हो गया, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अड़ा व्यंजन का उच्चारण स्थान और श्रेणी सही मिलाएं। तो अभी हमने बताया री टू रसाणाम मूर्धा। री मतलब री, टू मतलब टावर। टावर का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। तो मूर्धा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी तालु नहीं होगा, क्योंकि ये तालु जो है चवर का उच्चारण स्थान होता है। और कंठ नहीं होगा, क्योंकि ये कवर का उच्चारण स्थान होता है। दंत नहीं होगा, क्योंकि ये तवर का उच्चारण स्थान होता है।
तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ श्रेणी का नहीं है। अंतस्थ श्रेणी में कितने व्यंजन आते हैं? 4। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। तो यह हो गया, र भी है, ल हो गया, लेकिन स नहीं होगा क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, ख, स है। अगला क्वेश्चन है, छ और त्र का निर्माण किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए क छोटा वाला स त र। ऑप्शन बी क बड़ा वाला स त और र। ऑप्शन सी क खटकोर स त र। ऑप्शन डी क और स। तो छतरी वाला छ का निर्माण क और स से होता है और त्र का निर्माण त और र से होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी री। तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर हैं। तो ऐ संयुक्त स्वर है और औ ये भी संयुक्त स्वर है। री ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। अंग ये अयोगवा है या अनुस्वार है। तो यही आप कौन सा इसमें क्या दिया है? कौन सा संयुक्त स्वर, कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं इसमें? ए प्लस बी संयुक्त स्वर हैं। और कौन कौन से नहीं हैं? सी और डी। इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, सी प्लस डी। नहीं पूछा है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी अल्पप्राण व्यंजन हैं? ऑप्शन ए क ख ग। ऑप्शन बी च छ ज। ऑप्शन सी ट ठ ड। ऑप्शन डी ग ज ड। तो अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। तो चलिए देख लेते हैं। ये क पहला वर्ड है लेकिन ख दूसरा वर्ड हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। और च पहला वर्ड है, छ दूसरा वर्ड हो गया, तो ये वाला भी गलत हो गया। और ट पहला वर्ड है, ठ दूसरा वर्ड है, ये भी गलत हो गया क्योंकि दूसरे वर्ड महाप्राण होते हैं। और ग तीसरा वर्ड है और ज ये भी तीसरा वर्ड है, ड ये भी तीसरा वर्ड है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ये वाला ऑप्शन, ड तीसरा वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, छ किस प्रकार का व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो छ जो है अभी हमने ऊपर बताया, छ त्रंग ज्ञ और स्र 4 संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4।
कौन कौन से छत्रंग ज्ञ और श्र, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। तालव्य होगा नहीं क्योंकि च वर्ग तालव्य होता है। ऊष्म नहीं होगा क्योंकि स ख स है, ये ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ नहीं होगा क्योंकि य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष व्यंजन है? घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी द। तो क जो हो, क वो पहला वर्ड है क वर्ग का, इसलिए कट जाएगा। और च जो है वो भी च वर्ग का पहला वर्ड है, इसलिए ये भी कट जाएगा। त ये भी पहला वर्ड है, लेकिन द जो है ये तीसरा वर्ड है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में केवल अनुनासिक व्यंजन है? नाड़ा, ऑप्शन बी है य र ल, ऑप्शन सी है स ख स, ऑप्शन डी है ह र ल। तो अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आइए देख लेते हैं। एक सूत्र है इय म अंग ड़ ना नाम नासिका च। इय म अंग ड़ ना नाम नासिका च। तो इय से इय, म से म, अंग से अंग, ड़ से ड़, न से न। तो इय अंग ड़ न म, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान अनुनासिक या मुख और नासिका से होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अभी हमने पढ़ा रीटू रसड़ा मूर्धा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो स ख स है ऊष्म है, तो स ऊष्म है, ख ऊष्म है, स ऊष्म है, ज नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। तो चलिए देख लेते हैं। ख छ थ, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ख क वर्ग का दूसरा वर्ण है। छ च वर्ग का दूसरा वर्ण है। थ त वर्ग का दूसरा वर्ण है। और ऑप्शन बी क्या है देख लेते हैं। ग है, ये तीसरा वर्ण है। ये भी तीसरा है, ये तीसरा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये पहला है, ये पहला है, ये भी पहला है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये पहला है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन कितने माने जाते हैं? तो हमने अभी कई बार बता चुके हैं हम कि
संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से हैं? छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। तो ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा व्यंजन कंठ है और महाप्राण भी? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा वर्ड है निम्नलिखित में से जो कंठ है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है और वह महाप्राण भी है। तो कंठ का वर्ग जो है वो कंठ होता है, लेकिन ये महाप्राण है। पहला महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा, लेकिन महाप्राण नहीं, क्योंकि ये पहला व्यंजन है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ख, इसका उच्चारण कंठ है लेकिन और महाप्राण है। हाँ, क्योंकि ये दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो ये दूसरा व्यंजन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग कंठ तो है लेकिन महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। और घ ये कंठ है, हाँ महाप्राण है, हाँ दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी प्लस डी। अगला क्वेश्चन है ट और ठ व्यंजन का उच्चारण स्थान समान है, इसे कौन सा वर्ग कहते हैं? तो पूछ रहा है कि ट और ठ किस वर्ग में आते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल है कि री टू रसाणा मूर्धा, री टू मतलब ट वर्ग और खटकोड़ वाला स और ड, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो ये किस वर्ग में आएंगे? ट वर्ग में आएंगे। और लेकिन ये सीधा सीधा नहीं दिया गया है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। दंत नहीं होगा, दंत वर्ग जो है दंत में आता है। तालु नहीं होगा क्योंकि च वर्ग दंत तालु में आता है। कंठ नहीं होगा क्योंकि क वर्ग कंठ में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य और अघोष है? तो पहला ऑप्शन है ड़, दूसरा ऑप्शन है त, तीसरा ऑप्शन है ट। तो मूर्धन्य व्यंजन री टू रसाणा मूर्धा, री टू मतलब ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। तो ट वर्ग के कौन कौन से व्यंजन है? ड़ है और ट है। तो ये और ये टिक कर लेते हैं पहले, और त तो होगा नहीं क्योंकि ये दंत है। तो ये वाला कौन सा है? दंत है। तो चलिए अब अगला मिलाते हैं कि अघोष है कि नहीं। अघोष कौन कौन से वर्ड होते हैं? सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ड अघोष होते हैं। तो देखिए ड़ जो है ये पहला वर्ड नहीं, ये पांचवा वर्ड है, तो ये अघोष नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा। और ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये पहला वर्ड है। तो ये मूर्धन्य और अघोष ट दोनों हो गया। अगला क्वेश्चन है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और कौन से हैं? पश्च स्वर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अग्रस्वर कौन सा है। तो पूछ रहा है अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। तो अग्रस्वर जिनका उच्चारण हम जीवा के अगले भाग से करते हैं या हमारी जीवा का अगला भाग सक्रिय होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। अग्रस्वर में 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं? ई, ए, ऐ। ये 4 वर्णों को इन्हीं 4 वर्णों को अग्रस्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन में इसमें पूछ रहा है अग्रस्वर कौन सा है। ऑप्शन ए आ है, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी ओ है, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन सी ई है, यही हो जाएगा। ऑप्शन डी ऊ है, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मध्य स्वर की श्रेणी में कौन सा स्वर आता है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है ऐ, ऑप्शन सी है औ, ऑप्शन डी है ई। तो मध्य स्वर में केवल एक ही वर्ण आता है अ, छोटा वाला अ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अग्रस्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का आगे का भाग सक्रिय रहता है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के बीच का भाग सक्रिय रहता है। और पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। और अयोगवादी या अयोगवा कौन कौन से हैं? अंग और अ, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी हो गई? 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पश्च स्वर का सही समूह कौन सा है। अब पूछ रहा है कि पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है छोटी ई बड़ी ई ए। दूसरा ऑप्शन है आ उ ओ औ। तीसरा ऑप्शन है अ ई उ। चौथा ऑप्शन है ए ऐ ओ। तो पश्च स्वर कौन कौन से वर्ण होते हैं? पश्च स्वर में आ होता है, उ होता है, बड़ा उ होता है, ओ होता है, अ होता है। इसके अलावा एक ये वाला आ है, ये भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन है सही होगा? ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो अभी हमने ऊपर बताया था कि ईचू यसा नाम तालु। तो च वर्ग का उच्चारण क्या होगा? तालव्य। ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए हम अपने सूत्र को देख लेते हैं। ई चू य सा नाम, ईचू यसा नाम तालु। इसे ई प्लस बड़ी ई, चू से च वर्ग, य से य, स से बड़ा वाला स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। तो च वर्ग के अलावा और कौन कौन से वर्ण हैं जो तालु से उच्चारित होते हैं?
छोटी ई, बड़ी ई, य, स, इन सभी का उच्चारण क्या होगा? तालु। इसके अलावा और क्या? च वर्ग। च वर्ग मतलब होता है च, छ, ज, ज, ञ। वर्ग का नहीं है। तो हमें पूछ रहा है त वर्ग का मतलब होता है त, थ, द, ध, न। तो ये सभी वर्ण त वर्ग में आएंगे। तो कौन सा नहीं है? थ है, द है और ध है, ये सभी आएंगे, लेकिन भ नहीं आएगा। भ प वर्ग में आएगा। प, फ, ब, भ, म। भ जो है वो प वर्ग में आएगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। तो कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दंत होता है? तो उसके लिए सूत्र है लृतु लसा नाम दंत। लृतु लसा नाम, लृतु लसा नाम दंत। तो चलिए हम अपने सूत्र को समझते हैं। ये क्या कह रहा है? लृ मतलब ये लृ, तू मतलब त वर्ग, ल मतलब ल, स मतलब स। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। लृ, त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, और ल मतलब ल और स मतलब स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होगा। अगला क्वेश्चन है प वर्ग के वर्णों का उच्चारण मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो दिया है ओष्ठ, दंत, नासिका, ताल। तो प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। तो और कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं। एक सूत्र है उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ। तो चलिए देख लेते हैं ये सूत्र क्या कह रहा है। उ से उ, छोटा उ, फिर बड़ा उ। पू से प वर्ग, फिर प से ये क्या होगा? पद्मानी वर्ण। पद्मानी वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये वाला प के आगे ऐसे जो लगा रहता है, फिर फ के आगे भी जो है ऐसे लगा रहेगा, ये वाला पद्मानी वर्ण होंगे। तो ये संस्कृत में नहीं, हिंदी में नहीं, संस्कृत भाषा में यूज होते हैं ज़्यादा करके। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। तो कौन कौन से वर्ण हैं? छोटा उ, बड़ा उ, प वर्ग प, फ, ब, भ, म, और पद्मानी वर्ण ये
ये वाला प और ये वाला फ, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? केवल ओष्ठ, केवल दंत, दंतोष्ठ, कंठतालु। तो एक सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। तो वकारस्य मतलब होता है व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दंतोष्ठ। सूत्र लिख दे रहे हैं, वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण वर्त से है? व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये कौन सा है? वर्त्स्य, वर्त्स्य व्यंजन। तो वर्त्स्य व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में मसूड़ों का सहयोग लेना पड़ता है, उन्हें हम वर्त्स्य व्यंजन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है क ख ग, दूसरा ऑप्शन है न स र ल, और तीसरा ऑप्शन है च छ ज, और चौथा ऑप्शन है प फ ब। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, न स र ल। ये जो है वर्त्स्य व्यंजन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कंठतालु, ऑप्शन बी है मूर्धा, ऑप्शन सी है दंत, ऑप्शन डी है नासिका। तो एक सूत्र है अद्वैतो कंठतालु। तो द्वैतो कंठतालु। अद्वैतो मतलब होता है ए प्लस ए। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठतालु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।